इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, साजिश का केस चलेगा बीजेपी के बड़े नेताओं पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में ही कहा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 2 जजों की बेंच की तरफ से फैसला पढ़ा और कहा कि हम सीबीआई की अपील को अलाउ कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि सीबीआई ने जो मांग रखी थी दोनों मुकदमों को जोड़ने की और साजिश की धारा नेताओं पर लगाने की, उसको बहाल कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रायबरेली का मामला भी अब लखनऊ में चलेगा और लखनऊ के जो सेशंस जज हैं जो इस मामले को सुन रहे हैं, वो चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं साजिश की धारा में बड़े नेताओं के खिलाफ। यानी कि साजिश की धारा भी बहाल हो गई और दोनों मुकदमे एक साथ जोड़ दिए गए। अब कोर्ट को यह तय करना है कि कितने समय में इस मुकदमे का निपटारा हो, उस बारे में अभी फैसला आ रहा है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो निपुण हमें दे रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश ये दिया गया है, फैसला ये सुनाया गया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर साजिश का केस चलेगा। जो पहले चल रहा था, जो अपील सीबीआई की तरफ से दायर की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी के बड़े नेताओं पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में साजिश का केस चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। सुनवाई जैसे ही शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। निपुण, जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब क्या होगा? जिस तरह से लखनऊ में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, अब वापस उसी पर मामला आगे चलेगा? क्या तकनीकी पूरा मामला होगा, जानना चाहेंगे किस तरह से मामला आगे जाएगा? देखिए, कार सेवकों के खिलाफ जो मुकदमा है वो लखनऊ के सेशंस जज के पास चल रहा है पहले से। अब ये दूसरा मामला जो रायबरेली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रहा था, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया है लखनऊ में। चूंकि बड़ा पद है सेशंस जज का, तो उनके पास ही ये मुकदमा भी जाएगा। तो लखनऊ के सेशंस जज के पास ये मुकदमा जाएगा, दोनों मुकदमे साथ में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अख्तियार दिया है सेशंस जज को कि वो साजिश की जो धारा है उसके तहत आरोप तय करे बड़े नेताओं के खिलाफ जो इस मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले का तेजी से निपटारा हो। हालांकि कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन कहा है कि रोजाना इस पे सुनवाई करके जल्दी निपटारा हो। तो जाहिर सी बात है कि फिर से एक बार प्रक्रिया शुरू होगी, एक नई चार्जशीट दाखिल की जाएगी जिसमें कि साजिश के आरोप लगाए जाएंगे नेताओं के ऊपर और उन्हें साजिश के आरोप का भी सामना अब करना होगा। जी हाँ निपुण, पहले जो चार्जशीट दाखिल की गई थी लखनऊ में, उसमें नेताओं के नाम जोड़े गए थे, 13 और नेता थे जिनके नाम जोड़े गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से बच गए थे। तो अब उनका क्या होगा? क्या वो फिर से शामिल होगा इसमें अब जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी उन नेताओं के नाम भी? जी बिल्कुल, वो भी नहीं बच पाएंगे इससे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है उसमें कहा है कि जो रायबरेली में जिन नेताओं के ऊपर मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर साजिश के आरोप लगाए जाए, साथ ही दूसरे लोग जिन्हें सीबीआई उपयुक्त समझती है उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, चार्ज तय किए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी बच नहीं पाएगा कानून के फंदे से और उसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी देखने के बाद इस बारे में और टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन फैसला बिल्कुल साफ है कि सीबीआई ने जिन 21 लोगों के खिलाफ अपील की थी वो पूरी की पूरी अपील अलाउ हो गई है, यानी सबके ऊपर मुकदमा चलेगा। जी हाँ निपुण, इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से दे दें। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, आडवाणी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं पर केस चलेगा, आपराधिक साजिश का केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। जो अपील सीबीआई की तरफ से की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं पर यह साजिश का केस चलेगा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित भी मौजूद हैं। अंकित, ये बड़ा फैसला और इससे काफी प्रभावित होंगे बीजेपी के बड़े नेता जो इन पूरी धाराओं से, आपराधिक साजिश की धारा से बच गए थे, उनके लिए अब मुश्किल। जी बिल्कुल मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 6 अप्रैल की सुनवाई के दौरान कहा था कि 25 सालों से यह मामला लंबित था और इस मामले की सुनवाई नहीं बढ़ पा रही थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आपराधिक साजिश की जो धारा थी बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर, उसको जो है रद्द कर दिया था और उसी के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पिछले करीबन 6 सालों से चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, उमा भारती हैं समेत जितने भी बड़े नेता हैं, उनका जो मामला रायबरेली की कोर्ट में चल रहा था, जिसमें आपराधिक जो उनका जो है साजिश रचने की जो धारा के तहत मामला जो ड्रॉप हो गया था धाराएं, वो उसी धारा के तहत मामला चलेगा। इतना ही नहीं, दोनों मुकदमे जो क्लब करने की बात हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि एक मामला लखनऊ में चल रहा है जो कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहा है या फिर कार सेवकों के खिलाफ चल रहा है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, दूसरा मामला चल रहा है रायबरेली की कोर्ट में, जहां पर बीजेपी के आला नेताओं
नेताओं के खिलाफ ये मामला चल रहा था, लेकिन वो इस वजह से रुक गया था क्योंकि वो चार्जेस जो फ्रेम होने की स्टेज थी, वहां पर जो आपराधिक साजिश की जो हमारे साथ निपुण जुड़ गए। निपुण, अदालत का क्या फैसला? देखिए, अदालत ने साफ तौर पर अंकित यह कहा है कि जो आपराधिक साजिश की धारा थी वो बहाल हो जाती है इस फैसले के बाद, और सीबीआई ने जो अपील दाखिल की थी 21 बड़े नेताओं के खिलाफ, वो पूरी की पूरी उसको स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका सीधा मतलब है कि 8 बड़े नेता जिनका रायबरेली में मुकदमा चल रहा है लेकिन साजिश की धारा उसमें नहीं लगी हुई है, और 13 दूसरे नेता जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, सबको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह मुकदमा लखनऊ में सेशंस जज के पास चलेगा और सेशंस जज को यह निर्देश दिया है कि वो साजिश के तहत चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं, आरोप तय कर सकते हैं, यानी इन नेताओं पर मुकदमा भी चलेगा, आपराधिक साजिश के आरोप भी तय होंगे, उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, रोजाना सुनवाई करके मामले को तेजी से निपटाया जाए। हालांकि दर्शकों को यह मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो 21 नेता हैं जिनके खिलाफ सीबीआई पहुंची थी 2012 में, उनमें से करीब 8-9 नेता अब इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उन्हें मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर मामला क्लब होता है तो दोनों के ऊपर आरोप अलग अलग है। जो कार सेवक है उनका मामला अलग है, जो बीजेपी के नेता है उनके ऊपर आरोप अलग थे, और वो जो है जो उनके ऊपर साजिश की धारा थी उसका जो वो लगातार विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में क्या एक फ्रेश ट्रायल शुरू होगा दोनों मुकदमे अगर क्लब होंगे? जी, काफी हद तक ये फ्रेश ट्रायल होगा, लेकिन पूरी तरह से फ्रेश ट्रायल नहीं होगा। पहली बात, क्योंकि दोनों मुकदमों में कार्रवाई हो गई है तो उसके रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। और जो कार सेवक हैं उनके साथ ही अब बड़े नेताओं का मुकदमा चलेगा, यानी कार सेवकों का अगर कोई अपराध तय होता है, ये पाया जाता है, तो साजिश की जो धारा है उसके तहत नेता भी उसमें दोषी माने जाएंगे, क्योंकि साजिश अगर हुई है तो बाबरी ढांचा गिराने की हुई है, तो ये मुकदमे साथ में चलेंगे। कोर्ट का ये मानना था कि इसी तरह से सहूलियत हो सकती है, इसी तरह से सही इंसाफ हो सकता है, वरना ये मामला चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मुकदमा दोबारा से शुरू होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी हद तक एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से गवाहियां करवानी पड़ेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह मंशा है कि सेशंस जज जल्दी जल्दी रोजाना सुन के इस मामले को निपटाएं। यानी कि अब इस मामले की रोजाना सुनवाई तो होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं आरोपों की, तो इन नेताओं के ऊपर जो आरोप थे, क्या वो कमोवेश जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर आरोप थे उसी तरीके थे एक ही से थे या फिर अलग अलग थे, और कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा ये? देखिए, अलग अलग आरोप थे। जो कार सेवक हैं उनके ऊपर अंकित, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी निपुण से एक सवाल, नहीं वो गिरा सकते थे। कल्याण सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता थे अब गवर्नर हैं, क्या उनके खिलाफ भी केस चलेगा? निपुण, यहाँ पर स्टूडियो से जो सवाल आ रहा है कि कल्याण सिंह जो कि गवर्नर है मौजूदा में, और गवर्नर को इम्यूनिटी होती है, क्या उनके खिलाफ भी यह मुकदमा चलेगा? देखिए, कल्याण सिंह के ऊपर निश्चित रूप से वो अभी इम्यूनिटी में हैं वो, और मुकदमा नहीं चल सकता है। ये उनकी नैतिकता है कि इस तरह का आरोप उनके ऊपर मुकदमा चले। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो क्या वो खुद से इस्तीफा देकर मुकदमे का सामना करना चाहेंगे? आज की जो स्थिति है उसमें उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी इसी वजह से व्यापम घोटाले में मुकदमे से छूट मिली हुई थी, क्योंकि वो राज्यपाल के पद पर थे। तो कल्याण सिंह को भी ये छूट हासिल है, लेकिन अब ये उनके ऊपर निर्भर है कि क्या वो पद से इस्तीफा देकर मुकदमे का सामना करना चाहेंगे। साफ तौर पर कल्याण सिंह के ऊपर तो मुकदमा फिलहाल नहीं चल पाएगा क्योंकि इम्यूनिटी थी। निपुण, इसके साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि अब ऐसे में जब अदालत का सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव भी आ जाएगा इस फैसले के बाद में? निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव आ जाएगा, क्योंकि देखिए मुकदमा पहले से चल रहा था, 8 बड़े नेताओं पर पहले से मुकदमा चल रहा था। हालांकि अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर उन नेताओं में से अब नहीं है, लेकिन 6 बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विनय काटियार और कल्याण सिंह, इनके ऊपर मुकदमा लंबित था रायबरेली में। भड़काऊ भाषण देने का, भीड़ को उकसाने का, ये तमाम धाराएं लगी हुई थी। लेकिन अब साजिश की धारा, जिससे लगातार बीजेपी मना करती रही है कि कोई साजिश नहीं हुई थी, एक राजनीतिक आंदोलन था, कार सेवक अचानक से भड़क गए और ढांचे का उन्होंने विध्वंस कर दिया, इसमें कोई साजिश जैसी चीज नहीं है। अब जब साजिश की बात
सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया मानी है या ये कहा है कि तकनीकी आधार पे इसे नहीं हटा सकते थे, ये धारा भी रहेगी, इस पे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव आता है और विपक्ष जो लगातार पिछले 25 साल से आरोप लगाता रहा है बीजेपी आरएसएस पर कि उन्होंने साजिश रची एक ढांचे को गिराने की जो कि गैर कानूनी था, जो कि देश में सौहार्द को बिगाड़ने वाला था, ये साजिश उनकी तरफ से रची गई थी। अब ये मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और यही राजनीतिक दबाव है। देखो, सबके बीच में सवाल ये उठता है कि सीबीआई की तरफ से ये मामला लगातार निचली अदालत में चल रहा था, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, क्या वो सबूत, क्या वो तथ्य थे जो कि लेकर के सुप्रीम कोर्ट आई थी सीबीआई? देखिए, सबूत और तथ्य की कोई बात ही नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यही थी और इसी हैरानी के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी लिया है, क्योंकि कभी मेरिट पर तो चर्चा हुई ही नहीं कि साजिश हुई थी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। 2 एफआईआर थी, 197 जो कि कार सेवकों के ऊपर ढांचा गिराने के लिए लखनऊ में दर्ज हुई थी और दूसरी रायबरेली में चल रही थी 198 जो बड़े नेताओं के ऊपर विवादित भाषण, भड़काऊ भाषण देने के लिए थी। इन दोनों को क्लब किया गया, साथ में जोड़ा गया, लखनऊ में 7 सुनवाई शुरू की गई और इसी के तहत जो है साजिश की धारा दर्ज हुई, लगाई गई। और तो इसी के बाद अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला जो प्रभावित करेगा बीजेपी के बड़े नेताओं को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपराधिक साजिश का केस चलेगा, धारा लगाई जा सकती है इन नेताओं पर, बीजेपी के बड़े नेताओं पर साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, हमारे साथ राजकिशोर जी भी मौजूद है, मेरे सहयोगी। राजकिशोर जी, इसके क्या राजनीतिक मायने? देखिए, ये फैसला ऐसे समय पे आया है जिस समय राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव साथ में होने हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी एनडीए की तरफ से, और मुरली मनोहर जोशी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए वो भी, उनकी भी अपेक्षाएं थी। और ऐसी स्थिति में इस फैसले का आना स्वाभाविक रूप से ये सवाल ही खत्म कर देगा, ये चर्चा आगे बढ़ भी पाएगी या यहीं पर इस चर्चा की भ्रूण हत्या हो जाएगी, ये देखना। बाकी अगर इस पे देखें, केस की मेरिट पे बहुत ज्यादा, तकनीकी तौर पे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास भड़काऊ भाषण और इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे। लेकिन अब जब साजिश का मुकदमा होता तो जो अपने सहयोगी निपुण कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये राजनीतिक तौर पर जब ये बात सामने आएगी तो ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जैसे ही बात आती है तो उसके बाद ये मामला राजनीतिक तौर पर उनको इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन होगा। जी हाँ, और सबसे ज्यादा जो अहम बात जो आप कह रहे हैं वो ये कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की रेस में जो नाम आगे चल रहे थे वो उस पर अब चर्चा किसी हद तक रुक जाएगी, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। विजय, एक बड़ी बात ये भी कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले हालांकि उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रोज सुनवाई करें और 2 साल में फैसला है, समय सीमा अब नहीं दी है, लेकिन अभी भी कहा है कि रोज सुनवाई की जाए क्योंकि 25 साल तक लटका रहा है ये मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द इस फैसले तक पहुंचा जाए। और दूसरा, अभी जो राजनीतिक बात हो रही थी कि इसका क्या हो सकता है असर, तो कुल मिलाकर एक कल्याण सिंह पर भी नैतिक दबाव बनेगा कि उनको कायदे से राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर मुकदमे का सामना करना चाहिए। मोदी पर भी एक दबाव बनेगा कि क्या एक ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में, उमा भारती को रख सकते हैं जिन पर आपराधिक षड्यंत्र 120 के तहत मुकदमा दायर हो। और ये मुझे लगता है ये दबाव भी होगा, अडवाणी जी पर खुद ये दबाव होगा। आपको ध्यान होगा कि जैन हवाला केस में जब डेयरी में उनका सिर्फ नाम आया था तब उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होगा तब तक वो दोबारा लोकसभा में नहीं आएंगे। तो ये नैतिक दबाव क्या उनको अब नहीं झेलना होगा या और उस पर वो कितनी खरे उतरते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। तो नैतिक दबाव भी होगा और राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और अब जो मामला चलेगा वो आपराधिक साजिश की धारा भी लगा सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश क्योंकि दिया गया है, तो ये अपने आप में गंभीर मामला बनता है, क्योंकि इस बात को नकारती रही है बीजेपी की इस पूरे मामले में कोई साजिश थी। अब ये धारा भी लगाई जा सकती है और उसके तहत मामला आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अब ये मामला लखनऊ सेशंस कोर्ट में चलेगा, दोनों ही मामले लखनऊ सेशंस कोर्ट में चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। यानी जो कार सेवकों का मामला है उनके खिलाफ जो केस दर्ज है वो भी लखनऊ सेशंस कोर्ट में चल रहा है और अब बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो केस चल रहा है रायबरेली में वो भी लखनऊ सेशंस कोर्ट में ही चलेगा। बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ ये पूरा मामला है। 21 नेताओं के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से साजिश को लेकर, उसे स्वीकार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इसमें से वो तमाम नेता जो अब दुनिया में नहीं है उनको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी तमाम नेताओं को सामना करना पड़ेगा। कल्याण सिंह इससे बच जाते हैं क्योंकि उन्हें फिलहाल इम्यूनिटी हासिल है क्योंकि वो गवर्नर हैं, लेकिन बाकी जो बड़े नेता हैं उनको इस पूरे मामले का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या केस में साजिश का यह केस है जो अब
चलेगा। लखनऊ सेशंस कोर्ट में एक नया ट्रायल शुरू होगा। हालांकि पिछले पूरे मामले को भी सामने रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा यह भी गया है कि इस मामले में रोज सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सामने आना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक ये पूरा मामला लटका रहा है। तकनीकी आधार पर जो आपराधिक साजिश की धारा है वो हटाई गई थी, तकनीकी आधार बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कि तकनीकी आधार को हम ये आधार नहीं मान सकते जिसके तहत ये धाराएं हटा ली जाएं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित और निपुण सहगल दोनों ही मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हमें बता रहे हैं। अंकित, जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें सीबीआई की तरफ से पहले भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो रोज सुनवाई होगी ये कहा गया है, तो जल्द से जल्द फैसला आ सकता है इस मामले पर। अंकित, आपके पास आए उससे पहले क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वकील वो सुन लेते हैं। तो क्या मोरल ग्राउंड पे वो रिजाइन कर सकते हैं? हाँ, मोरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी मिली हुई है, तो जब तक वो गवर्नर है तब तक वो रह सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो रिजाइन करें, बट मोरल ग्राउंड पे अगर वो करना चाहें कर सकते हैं। कल्याण सिंह को लेकर बता रहे थे वकील की उनको क्योंकि हासिल है इम्यूनिटी, क्योंकि इस समय वो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, तो वो राज्यपाल रह सकते हैं, उन पर एक केस नहीं चलेगा। लेकिन क्या उन पर नैतिक दबाव बनेगा, क्या नैतिक दबाव मानेंगे कल्याण सिंह, ये देखना। रायबरेली कोर्ट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द लखनऊ कोर्ट and day-to-day trial proceedings should go on, and additional charge against the Advani, Murli Manohar Joshi, etc. of 120B should be framed within 4 weeks, and trial should be concluded within 2 years. What about Kalyan Singh? Kalyan Singh is the governor of the Rajasthan, and Supreme Court has said that he is having immunity under Article 361. So till he is governor, the trial will not proceed against him. As soon as he ceases to be governor, trial court frame additional charge against him and proceed against him. Sir, Uma Bharti is also a minister right now, so don't you think she has to be resigned? Morally she should be resigned. Morally she should resign. Thank you. Thank you. नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए ये कह रहे हैं वकील। लेकिन हमारे साथ निपुण सहगल और अंकित बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अंकित, जो अभी वकील कह रहे थे उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि समय सीमा भी क्या तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 4 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल की जाए और 2 साल में इस पूरे मामले की सुनवाई कर दी जाए, ऐसा क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी होनी है और इस दौरान जज का भी ट्रांसफर नहीं होगा। निपुण हमारे साथ मौजूद है। निपुण लगातार इस मामले को देख रहे हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किन किन चीजों का जिक्र किया है? 2 साल में सुनवाई पूरी होनी है, उसके अलावा जज का ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए, चार्जशीट को तो आपको बता दें कि समय सीमा के बारे में भी बताया जा रहा है। जो वकील हैं अभी उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये कि 4 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करनी होगी इन सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ और 2 साल में सुनवाई पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं का क्या होगा अब जो ये फैसला आया उसके बाद। आडवाणी और जोशी पर आपराधिक साजिश का मामला भी चलेगा। उमा भारती पर मंत्री पद छोड़ने का दबाव बन सकता है। आडवाणी के लिए बड़ा झटका, राष्ट्रपति बनाए जाने की उनकी चर्चा थी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। आडवाणी और जोशी पर संसद सदस्यता छोड़ने का दबाव भी होगा। उमा भारती पर मंत्री पद छोड़ने का दबाव विपक्ष बना सकता है इसके बाद, क्योंकि उन पर अब आपराधिक साजिश का मुकदमा भी चलेगा, ये धाराएं भी उन पर लगेंगी। कल्याण सिंह पर अभी केस नहीं चलेगा क्योंकि वो गवर्नर है, राज्यपाल है, उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन उन पर नैतिक दबाव होगा। आडवाणी और जोशी पर संसद सदस्यता छोड़ने का दबाव होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है निपुण सहगल और अंकित, वो लगातार हमें इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तकनीकी आधार पर जो मामला बंद किया गया था उसे एक बार फिर चलाया जाएगा। आडवाणी के लिए बड़ा झटका है। आडवाणी के लिए बड़ा झटका इस वजह से क्योंकि राष्ट्रपति के लिए उनके नाम की चर्चा चल रही थी, राह में रोड़ा बन सकता है अब ये फैसला आडवाणी के राष्ट्रपति बनने के। आडवाणी और जोशी पर संसद सदस्यता छोड़ने का दबाव भी बन सकता है। आडवाणी के लिए बड़ा झटका इस वजह से क्योंकि राष्ट्रपति के नाम के लिए उनकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, उनका नाम सबसे आगे था और अब ये फैसला उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। आडवाणी और जोशी पर संसद सदस्यता छोड़ने का इसलिए भी दबाव बन सकता है क्योंकि आडवाणी पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, तब जब उनका नाम जैन हवाला केस में सामने आया था। उमा भारती पर भी मंत्री पद छोड़ने का दबाव बन सकता है, नैतिक दबाव उन पर भी होगा। अब उमा भारती को लेकर और लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, जोशी को लेकर उन पर किस तरह का दबाव होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। राजकिशोर, ये जो पूरा मामला है उस पर जो नैतिक दबाव है वो बहुत ज्यादा
क्या इन नेताओं पर होगा? लालकृष्ण आडवाणी पर खासतौर पर इसलिए ज्यादा क्योंकि वो पहले भी इस तरह का उदाहरण सामने रख चुके हैं। जब उनका नाम सामने आया था जयनवाला मामले में तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। हाँ, लेकिन मैं देखिए बीजेपी ने इस मामले में बाकायदा एक लाइन क्लियर कर ली थी बहुत पहले ही। उन्होंने कहा था कि दो तरीके के मामले होते हैं, एक होते हैं राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए मसले और दूसरे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसले। जो उनकी अपनी व्याख्या थी, इसके मुताबिक राम मंदिर वाला जो मुद्दा था वो एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला नहीं था, वो आपराधिक मुकदमा नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की थी और इस लिहाज से उन्होंने संसद सदस्यता से, मुझे नहीं लगता कि संसद से इस मसले पर वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि जैन हवाला कांड में सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला लग रहा था, इसलिए उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया था। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए या उपराष्ट्रपति पद के लिए, ऐसे संवैधानिक पदों के लिए जब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर यह चीज जरूर सामने आएगी कि आपके खिलाफ इतना गंभीर मुकदमा चल रहा है। तो उनकी अपनी व्याख्या के मुताबिक संसद सदस्यता से तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इस्तीफा देंगे। हाँ, उमा भारती के साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हुबली कांड में भी वो शहीद होने गई थी। अब इस मसले पर वो कैसे व्यवहार करती ये देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था कर्नाटक में जाकर और उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय उनको बहुत क्रांति की भ्रांति होगी। तो जब उनसे कहा जाएगा उसके बाद ही शायद वो इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से वो इस समय पद छोड़ेंगे। जी हाँ विजय, आप मानते हैं कि ये क्योंकि मामला राजनीतिक मामला भी है और बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मामला है, तो इस वजह से इसको शायद अलग तरह से देखा जाए, उस तरह का नैतिक दबाव फिलहाल ना हो संसद सदस्यता छोड़ने को लेकर, लेकिन राष्ट्रपति पद की राह में जरूर बड़ा रोड़ा लालकृष्ण आडवाणी के। हाँ, लालकृष्ण आडवाणी के लिए तो बड़ा रोड़ा है ही। और दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए 2 साल के अंदर फैसला आने की बात कही है, 2 साल के अंदर फैसला अगर आता है तो 2019 में जब अप्रैल के आसपास फैसला आएगा तब लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे देश में। तो ऐसे में बीजेपी उसके आसपास इसका फायदा उठाने का, राजनीतिक सियासी रूप से ध्रुवीकरण का, राम मंदिर के मुद्दे को उठाने का, उमा भारती की कुर्बानी का, कथित रूप से कुर्बानी अगर वो देती हैं तो उसको एक मुद्दा बनाने की भी अपनी तरफ से मुझे लगता है कोशिश कर सकती हैं। लेकिन ये सब राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा, पहले नहीं होगा। अगर सुमेरा थोड़ा सा टाइम हो तो मैं एक आडवाणी ने जो अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है उस दिन के बारे में वो मैं बताना चाहूंगा। उस पर हम आएंगे आगे, क्योंकि इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलेगा, साजिश का केस चलेगा, उसकी धाराएं लगाई जाएंगी, एक नया ट्रायल शुरू होगा लखनऊ सेशंस कोर्ट में। बीजेपी के नेताओं पर साजिश का एक केस अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है सीबीआई की अपील को, जो सीबीआई ने 21 बीजेपी के और बाकी बड़े नेताओं के खिलाफ अपील दायर की थी कि तकनीकी आधार पर ये धाराएं नहीं हटाई जा सकती हैं, यानी साजिश की धाराएं नहीं हटाई जा सकती हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। इस वजह से अब रायबरेली में बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उनके खिलाफ जो केस चल रहा था अब वो भी लखनऊ सेशंस कोर्ट में ही चलेगा। लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर केस चलेगा। बीजेपी के बड़े नेताओं पर अब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में साजिश का केस भी चलेगा, यानी वो धाराएं भी अब उनके खिलाफ लगाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर एक केस चलेगा। कुल 21 नेताओं को लेकर अपील की गई थी, लेकिन अब इनमें से कुछ नेता हैं नहीं, तो उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। क्या है लेकिन ये पूरा मामला, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, आपको ये भी बता दें। आडवाणी के लिए बड़ा झटका है, राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा थी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, तो उनकी राह में एक बड़ा रोड़ा। आडवाणी और जोशी पर संसद सदस्यता छोड़ने का दबाव भी होगा नैतिक तौर पर, क्योंकि ये बड़ा मामला है, बड़ी धाराएं जो उनके खिलाफ लगेंगी। उमा भारती मंत्री हैं, तो मंत्री पद छोड़ने का दबाव भी विपक्ष उन पर बना सकता है, कह सकता है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि आपराधिक साजिश का मुकदमा अब उन पर चलेगा। कल्याण सिंह पर अभी केस नहीं चलेगा, लेकिन राज्यपाल पद छोड़ने का दबाव जरूर उन पर होगा नैतिक तौर पर, क्योंकि अभी वो राज्यपाल हैं, इसलिए उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, उन्हें संविधान ये इम्यूनिटी देता है कि उन पर एक केस ना चले। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद पर गिराया गया था। जब विवादित ढांचा गिराया गया तब आडवाणी और जोशी वहां मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है, हालांकि वो मामला अभी भी चल रहा है, भड़काऊ भाषण देने का रायबरेली में। 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, एक बड़ा राजनीतिक पूरा मामला था बीजेपी की तरफ से जो रथ यात्रा चलाई गई थी। हिंदू पक्ष विवादित ढांचे को राम जन्मभूमि मानता है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष इस पूरे विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद मानता रहा है। कार सेवा चलाई गई थी। अभी मंदिर और मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने का मामला, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का मामला
चल रहा है रायबरेली और लखनऊ में। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था और तभी 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अलग अलग 2 एफआईआर थी। कार सेवकों के खिलाफ एक एफआईआर थी जिस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, और बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर थी जिसमें उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला और इस तरह के तमाम मामले और थे। लेकिन सीबीआई की तरफ से आपराधिक साजिश होने का मामला भी दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल की गई थी इसमें बड़े नेताओं के खिलाफ, लेकिन तकनीकी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि ये धाराएं नहीं लगाई जा सकती हैं। हमारे साथ मजीद मेमन वरिष्ठ वकील जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। मजीद मेमन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप इसे किस तरह से देखते हैं जिसमें अब बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा भी चलेगा? मजीद मेमन साहब के पास जाएंगे वापस, इस समय उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ा मामला है और इसके बड़े राजनीतिक असर भी हो सकता है। इसका बड़ा राजनीतिक असर, और सबसे बड़ा राजनीतिक असर जो फौरन दिखाई दे रहा है वो ये कि लालकृष्ण आडवाणी का नाम जो राष्ट्रपति के तौर पर आगे चल रहा था, उसकी राह में ये बड़ा रोड़ा हो सकता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी यहां पर बने हुए हैं स्टूडियो में। विजय, आप लालकृष्ण आडवाणी की बात कर रहे थे, उनकी किताब की बात कर रहे थे, उन्हीं की राह में फिलहाल सबसे पहले सबसे बड़ा रोड़ा दिखाई दे रहा है ये फैसला। हाँ, उनकी मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के लिए उनका नाम उस रूप में तो रेस में सबसे आगे तो नहीं चल रहा, लेकिन कुछ थावरचंद गहलोत हैं, उनका नाम आगे चल रहा है इस समय, सुमित्रा महाजन का नाम है, कहीं ना कहीं और कुछ और नेताओं के नाम है। लेकिन फिर भी अगर उनमें एक इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की, एक संभावना उनको दिख रही थी, तो वो तमाम संभावनाएं उनकी भी और कहीं उपराष्ट्रपति बनने की कोई एक दूर की संभावना मुरली मनोहर जोशी की थी, वो तत्काल रूप से खत्म हो जाती है। जी, और आप किताब का हाँ, किताब का मैं जिक्र कर रहा था, माई कंट्री माई लाइफ, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस दिन का उन्होंने वर्णन किया है कि मैं सुबह ही वहां पहुंच गया था और राम कथा कुंज में जो स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज पर आडवाणी जी बैठे हुए थे, उनके साथ प्रमोद महाजन थे, उमा भारती थी। उन्होंने लिखा है कि 10:30 बजे के आसपास कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर चढ़ना शुरू किया। इस पर उन्होंने उमा भारती को वहां भेजा। उमा भारती ने लौट कर बताया कि साहब वो तो मराठी में बात कर रहे हैं। इस पर लालकृष्ण आडवाणी लिखते हैं कि फिर मैंने प्रमोद महाजन को भेजा। प्रमोद महाजन ने आकर वापस कहा कि ये लोग नीचे उतरने से साफ मना कर रहे हैं। उसके बाद आडवाणी ने उनकी सुरक्षा में लगी एक महिला पुलिस अधिकारी से कहा कि वो उनको वहां ले चले, लेकिन उस महिला पुलिस अधिकारी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं आपको सुरक्षा कारणों से नहीं ले जा सकती। उसके बाद वो कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको फोन करने के लिए चले गए और फोन उनको 2-3 घंटे तक नहीं मिला, और मिला भी तो उनका संपर्क नहीं हुआ, और तब तक तीसरा नंबर टूट चुका था। सिर्फ एक छोटी सी लाइन। उसके बाद आडवाणी ने लिखा है कि मुझे एक कार सेवक ने मिठाई खाने को दी और मैंने मिठाई खाने से सुन लेते हैं विजय इस पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जैसे पुराने चार्जशीट दाखिल थी, 1994 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और दोनों केसेस एक साथ चल रहे थे उस वक्त। एक जजमेंट की वजह से यहाँ 2001 का एक जजमेंट था भल्ला साहब का, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे और कॉन्स्पिरेसी केस उसमें बहाल हो गया है, तो इसलिए केस अब लखनऊ में चलेगा। डे टू डे हियरिंग की बात क्या लग रहा है कि अब क्या मस्जिद बनाए जाने का रास्ता? देखिए, मस्जिद, इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है। यह है फौजदारी का केस, इसमें सजा दी जाती है। अगर मुलजिम पाए जाएंगे तो सजा दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई ताल्लुक मस्जिद के कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं है। क्या लग रहा है कि 2 साल का जो वक्त दिया गया है, डे टू डे हियरिंग की बात की गई है, सजा मिलेगी? अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसको अब कोई इग्नोर फैसला होगा। और हमें उम्मीद ये है कि चूंकि इन लोगों ने डिमोलिश ने तकरीरें भी की हैं, सबके सामने है और गवाहियाँ काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, ज़्यादातर हिंदू गवाह हैं उसमें, वहाँ के जो अखबार वाले लोग ही गवाह हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनके गवाही की रोशनी में सजाएं होंगी इन लोगों को। तो आपने सुना जफर याब जिलानी को, उनका कहना है कि अब ये मामला लखनऊ में चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये 2 अलग अलग मामले हैं। जो ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है, वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला, यानी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का मामला। वो किसने साजिश की या नहीं, और उसमें क्या है ये पूरा मामला, वो केस है जिसमें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला है वो एक दूसरा अलग मामला है। अयोध्या केस में साजिश का ये केस है, साजिश का केस बनता है या नहीं, ये धाराएं लगाई जानी चाहिए या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद मानता है, हिंदू पक्ष उसे राम जन्मभूमि मानता है। अभी मंदिर मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी वो अलग मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जो ये मामला है वो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर आपराधिक धाराएं लगाई जानी चाहिए या नहीं, उसको लेकर था। आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। जब विवादित ढांचा गिराया गया था तब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ और कई बड़े नेता बीजेपी के वहां मौजूद थे। उमा भारती, मीना कटियार और तमाम नेता, साध्वी ऋतंबरा। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है बीजेपी के इन बड़े नेताओं पर। वो केस चल रहा है रायबरेली में। 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, एक बड़ा आंदोलन देश भर में किया था उन्होंने राम मंदिर को लेकर। कार सेवा देश भर से हुई थी, कार सेवक जुटे थे। उसके बाद 1992 में जाकर अयोध्या में इस पूरी रथ यात्रा के बाद हिंदू पक्ष विवादित ढांचे को राम जन्मभूमि मानता है और वो केस चल रहा है अलग सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद मानता है और जो ये केस है जो सुप्रीम कोर्ट में था वो सीबीआई की अपील थी कि आपराधिक साजिश का मुकदमा भी चले बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ, जो कि तकनीकी आधार पर नहीं चल पा रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद। उस अपील को स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने और माना है कि आपराधिक साजिश की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं बीजेपी के इन बड़े नेताओं के खिलाफ और नया केस चलेगा अब लखनऊ सेशंस कोर्ट में। जो रायबरेली में चल रहा था केस वो लखनऊ सेशंस कोर्ट में चलेगा। धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। We welcome the decision of the Supreme Court in the Babri Masjid demolition case, and we think that now, as the Supreme Court has very rightly said, that there must be a day-to-day hearing and a final decision must be made within 2 years. So from now, we think that all those people who are responsible for the demolition of the Babri Masjid, framed charges will be framed against them, and it will be ensured that justice must be done in the Babri Masjid demolition case. From the last 25 years, we all were waiting that finally. तो खालिद रशीद फिरंगी महली स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और जो त्वरित सुनवाई का मामला है यानी 2 साल में फैसला सुनाया जाना है उसको लेकर स्वागत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 25 साल से मामला चल रहा है, अब इसमें जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, रोज इसकी सुनवाई होनी चाहिए और 2 साल में इसका फैसला सामने आना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं लगातार स्टूडियो में मेरे सहयोगी राजकिशोर जी। 2 साल में फैसला आना चाहिए ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रोज सुनवाई हो। अगर ये 2 साल में फैसला आता है तो उसका असर किस तरह से आगे आने वाले चुनावों पर, उसकी राजनीति पर बीजेपी की पड़ सकता है? देखिए, तात्कालिक एक चीज तो तय है कि राष्ट्रपति चुनाव तब तक हो चुका होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन जो 2 नेताओं के नाम जो सबसे ज्यादा चल रहे थे वो तो कहीं पर अब आने वाले नहीं है। अब अगर इसके बाद जो बात अभी अपने सहयोगी विजय जी कह रहे थे कि 2019 का चुनाव होगा और राम मंदिर का मुद्दा, देखिए बड़ी मतलब टाइमिंग ऐसी अजीब सी है कि इसी समय सिविल सूट भी चल रहा है, इसी समय क्रिमिनल सूट भी चल रहा है। मामला बिल्कुल गर्म है। इस समय उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार, बीजेपी की सरकार इतने लंबे समय बाद आई, केंद्र में भी इनकी सरकार है। लगातार राम मंदिर वहां पर बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ही राम मंदिर के जो दोषी हैं, अपराधी तो अभी हम नहीं कह सकते, जिन पर मुकदमा चलाने की बात की जा रही, वो मुकदमा भी सामने उठ रहा है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती रहेगी 2019 के चुनावों तक। अब ये किस तरीके से इसको राजनीतिक दल कर पाते हैं, राजनीतिक दल इसका किस तरीके से सामना कर पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये देखा गया है कि बीजेपी को इस तरीके के मुद्दे हमेशा से सूट करते रहे हैं, तो विपक्ष इस पर जितना हल्ला मचाएगा, बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समस्या की बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेताओं को जरूर समस्या हो सकती है। जी हाँ विजय, जो बात राजकिशोर कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है राजनीतिक तौर पर, विपक्ष जितना हल्ला मचाएगा इस पूरे मामले पर उतना उनको फायदा होगा, तो बीजेपी को क्या राजनीतिक तौर पर अगर 2 साल में भी इसका फैसला आता है जल्द से जल्द, तो क्या उसका राजनीतिक फायदा वो उठा सकते हैं इस पूरे मामले का? बीजेपी बिल्कुल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी और मुझे लगता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान भी अंदर मुकदमे की सुनवाई होगी और बाहर इसका एक माहौल के रूप में बीजेपी इसको गरमाने की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, उनके माध्यम से उसको गरमाए रखने की और इसको मुद्दे को जिंदा बनाए रखने की, और जो हिंदुत्व की जो बात बीजेपी करती है उस पर वो धार्मिक के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश इस मुकदमे के, जो दोनों मुकदमे चल रहे हैं उसके आधार पर करने की मुझे लगता है कोशिश करती रहेगी। और छोटी सी बात जो अधूरी रह गई थी, आडवाणी जी ने उसके बाद किताब में लिखा है कि मुझे एक कार सेवक ने मिठाई खाने को दी थी और तब मैंने कहा था कि आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। उस दिन तो मिठाई नहीं खाई थी। आज आडवाणी जी इस पर क्या कहते हैं?
जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक मायने क्या है इस पूरे मामले के, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इसका असर बीजेपी के बड़े नेताओं पर पड़ेगा। आपको बता दें कि मंत्री हैं उमा भारती और कैबिनेट की बैठक इस समय चल रही है, तो कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं इस समय उमा भारती। कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री खुद मौजूद है इस बैठक में। उमा भारती अभी कैबिनेट की बैठक में ही मौजूद है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस पर। प्रशांत, उमा भारती कैबिनेट की बैठक में मौजूद है जो आज इस समय चल रही है। जी, देखिए, सुबह कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे शुरू हो गई थी। उसके पहले ही उमा भारती यहाँ पहुंच गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके पहले से ही ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उमा भारती का। कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती है, तो प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसमें उमा भारती मौजूद है बाकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ। और हमें ये सूचना मिली है कि कैबिनेट की बैठक के बाद वो अपने कार्यालय जाएंगी, तब शायद हो सकता है मीडिया से वो कुछ बात करें और फिर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें। इस वक्त वो प्रधानमंत्री के घर पर जो कैबिनेट की बैठक चल रही है हर बुधवार की तरह, उसमें उमा भारती मौजूद है। तो उमा भारती कैबिनेट की बैठक में मौजूद है, लेकिन क्या अब विपक्ष दबाव बनाएगा उमा भारती पर? इस पूरे मामले में उनका नाम भी सामने है क्योंकि और उन पर भी आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, धाराएं लगाई जाएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा, धाराएं लगाई जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला दिया गया है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में। तो बीजेपी के नेताओं पर ये जो मामला है अब चलेगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस का ये मामला है, यानी बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने का मामला है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश, यानी एक साजिश की गई बाबरी मस्जिद को गिराने की, ये धाराएं भी लगाई जाएंगी। 120B ये धारा लगाई जाएगी आपराधिक साजिश की और केस चलेगा लखनऊ सेशंस कोर्ट में, जहां पर पहले से कार सेवकों के खिलाफ केस चल रहा है। अब इन बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी केस वहां पर चलेगा। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती। आपको यह भी बता दें कि उमा भारती कैबिनेट मंत्री हैं इस समय, तो क्या उन पर यह नैतिक दबाव बना सकती है विपक्ष? नैतिक दबाव बनाएगा, विपक्ष हमला करेगा क्या कि वो इस्तीफा दें? मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी पर संसद सदस्यता छोड़ने का दबाव भी विपक्ष की तरफ से बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, बाबरी मस्जिद विध्वंस का ये मामला है, यानी बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने का मामला है और उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराएं लगाए जाने का मामला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये धाराएं उन पर लगाई जा सकती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, क्या वो वहां से और जानकारी दे रहे हैं? आइए सुनते हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। फारूक, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, क्या कहा गया है? अगर हम 3 मुख्य बात करते हैं आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि FIR 198 रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ आएगी और 4 हफ्ते के अंदर 120B का चार्ज फ्रेम होगा, जो कि हमारी मेन आर्गूमेंट थी और CBI की भी थी, ऑल पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ। और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होगा, जजमेंट दिया जाएगा और ट्रायल जज का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस फैसले का मतलब क्या देखा जाए? क्योंकि जो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे जिनके खिलाफ यह मामला आया था, वो ये कह रहे थे कि एक तो जो है जो कार सेवकों के खिलाफ मामला है और उनके खिलाफ जो आरोप है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि 120B का चार्जेस फ्रेम होगा अगेंस्ट आडवाणी एंड मुरली मनोहर जोशी एंड 13 अदर अक्यूज पर्सन। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इनके खिलाफ भी फ्रेम होगा और ट्रायल प्रोसीड होगा इनके खिलाफ। अगर दोनों मामले, रायबरेली का मामला लखनऊ में आ जाएगा, कार सेवकों के जो मामला चला है उसके साथ में चलेगा, तो क्या इस मामले की एक नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी? कैसे होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जहां पे जो केस था वहीं से शुरू होगा, नए सिरे से नहीं शुरू होगा। देयर विल बी नो डिनोवो ट्रायल, जहां दोनों मुकदमे थे वहीं से शुरू होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI का कहना था कि दोनों मामलों के गवाह अलग हैं, सबूत कुछ अलग है, तो ऐसे में दोनों मामलों को जो है एक साथ लाने का या एक साथ सुनवाई की बात CBI भी नहीं कर रही थी। तो अब इससे पूरे केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो डिले हो रहा था, 17 साल से केस में कुछ नहीं हुआ था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पास किया है कि इसमें जल्दी न्याय हो, क्योंकि 27 साल से इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा था। इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए केस ट्रांसफर किया है। अब इस मामले में जो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा के तहत बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी मामला चलेगा, तो ऐसे में जो लखनऊ में जो मामला चल रहा है उसमें जो है अधिकतम सजा जो है कितनी है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर इनके ऊपर जो है मिनिमम या अधिकतम सजा कितनी हो सकती है अगर जो दोषी करार होते हैं? उस 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम सजा इनको 5 ईयर्स का होगा।
यानी साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर इसका खासा असर पड़ेगा। हालांकि कल्याण सिंह जो कि गवर्नर हैं, उनके ऊपर जो है फिलहाल अभी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि वो जो है राज्यपाल है। राज्यपाल होने के नाते उनके पास में एक इम्यूनिटी होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कल्याण सिंह इस मामले में जो है अपना राज्यपाल का पद छोड़ेंगे या फिर कैसे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ भी चलेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही, सुप्रीम कोर्ट ने सुना है आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला। बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में यानी 120 आपराधिक साजिश का मुकदमा अब चलेगा लखनऊ सेशंस कोर्ट में। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, इससे जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में आपको बता रहे हैं। लखनऊ सेशंस कोर्ट में अब चलेगा बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस भी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।